हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। प्रीवियसली इसके हमने 2 लेक्चर्स देखे हैं जिसमें हमने थोड़ा सा रैपिडली, जैसे बच्चों ने मुझे शिकायत भी करी कि सर आपने थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया इसको, बट कोई नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा कोर्स आपका जल्दी जल्दी कराना है। और रिवीजन तो चलेगा ही, बोर्ड से पहले रिवीजन तो करेंगे ही हम सारे चैप्टर्स का, वन शॉट रिवीजन करेंगे एक साथ ही। बट हाँ, आप ऐसे समझो कि अभी टाइम अपने पास में शॉर्ट है उन बच्चों के लिए जो एनटीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को इसमें रखा है। अगर मैं चाहता कि आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली इसको बताता तो वो भी अपन कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको रैपिडली करा दिया। आप थोड़ा सा इस बात के लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। मिनरल्स हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने डेफिनेशन देखी, इसके टाइप्स देखे, इवन हमने मेटालिक नॉन मेटालिक्स के बीच में डिफरेंस किया, इंपॉर्टेंस भी समझी, साथ ही मिनरल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं वो भी हमने देखा। और फिर धीरे धीरे हमने मिनरल्स के डिविजन्स कर लिए और एक एक को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने फेरस और फिर नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट वुड बी माइका, ठीक है। मतलब माइका क्या? माइका एक टाइप का नॉन मेटालिक मिनरल है। अब नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है? ऑब्वियसली जिसमें मेटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। ऑलरेडी हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जब डिफरेंशिएशन किया था तो मैंने नॉन मेटालिक मिनरल्स होते क्या हैं और इनके बीच में कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है मैं ऑलरेडी आपको एक चीज बता चुका हूं। उसी की लिस्ट में सबसे पहला जो मिनरल आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स में वो है माइका। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से आपको इसको समझना है। देखिए क्या क्या है माइका। क्या है तो माइका एक नॉन मेटालिक मिनरल है। इंडिया के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो माइका का वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है और लगभग 60% वर्ल्ड का माइका जो है वो आपको इंडिया में ही मिलता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वी आर इन माइका। ओके, वर्ल्ड के टोटल 100% में से 60% तो इंडिया के पास में ही है। अच्छा, ये माइका आखिर है क्या चीज? देखो ऐसे समझना, कई बार क्या होता है, साउंड होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको कहीं पर रेजिस्टेंस हमें करना होता है, उसको रोकना अगर हमें होता है तो हम माइका का यूज करते हैं। ऐसे समझ लीजिए, इट इज अ रेजिस्टर। अब ये क्या है, ये आपको कैसे मिलता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो पहले तो हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, फिर यूजेस देख लेंगे। प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ, मतलब ये मेड अप विथ काइंड ऑफ सीरीजेस, बहुत सारी सीरीज, लेयर्स, प्लेट्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक शीट देन फिर उसके बाद शीट्स, एक साथ कई सारी शीट्स को एक साथ लाया जाता है, फिर माइका को यूज किया जाता है, ठीक है। इसी के कारण से चाहे साउंड्स हैं, चाहे वेव है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, वो पास नहीं होती है। छोटी छोटी शीट्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी थिन लेयर्स में, थिन शीट्स में इसको एक तरीके से कंप्रेस करके एक शीट बनाई जाती है, जिसको यूज किया जाता है। कई सारे ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्राउन इन कलर्स में इट कैन बी क्लियरली विजिबल। और ऐसे में एक और चीज, ये काफी ज्यादा एक्सीलेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी को रोकने में। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी अगर रोकना है तो वहां पर माइका का यूज करते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लो पावरलेस फैक्टर होता है इसमें। और इंसुलेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी इस तरह की होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करती है और रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। रेजिस्टेंस मतलब भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, अर्थ आ रहा है, अर्थ को इसने रोक लिया, या साउंड आ रहा है उसको इसने रोक लिया, तो वो एक तरीके का इसी काम में लिया जाता है माइका, ठीक है। इट इज इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, एंड दिस इज द मेन थिंग। इसी कारण से, और तुम भी ये भी जानते हो कि आजकल जो मॉडर्न एज है उसके अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह यूज होते हैं, दैट इज वाई माइका का यूज भी काफी ज्यादा होता है। अभी मिलता कहाँ है ये? नॉर्दर्न एजेस में, मतलब छोटा नागपुर प्लेटो जो है वहां पे, झारखंड, उड़ीसा हो गया, इसके अलावा बिहार हो गया, थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे अपन तो छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास के जो रीजन है वहां पे आपको माइका देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन जगहों पर आपको माइका का एक तरीके से स्टोरेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल छोटा सा एक इंट्रो था और इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। देखो सिंपल सी बात है, इसका कहाँ काम में आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका काम आता है सबसे ज़्यादा, और इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में काउंट होता है। इवन 60% ऑफ टोटल माइका प्रोड्यूसेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा रॉक मिनरल। रॉक मिनरल में सबसे पहले आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कई बार आप पढ़ चुके हो इसके बारे में।
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी आपने पढ़ा था, जब हम सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ रहे थे वहाँ पर भी इसका नाम आया था। इसके साथ साथ उसी चैप्टर के अंदर जब आप आयरन को पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। आयरन के टाइप्स जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने इस चीज़ आपको बताई थी। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो लाइमस्टोन होता क्या है, लाइमस्टोन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये उन रॉक्स में आपको मिलता है जहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आपस में मतलब मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्सचर ऑफ दीज टू और इनके साथ से मतलब कंपोज हुई हुई रॉक्स मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम के साथ से आई हुई या बनी हुई रॉक्स से आपको मिलता है लाइमस्टोन। इसका बहुत सारी जगह पर यूज होता है, स्पेशली ये आपको मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में, अलग अलग पर्पसेस में यूज होता है। बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब सीमेंट के बनाने के लिए जो जो आपको कंपोनेंट चाहिए उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है लाइमस्टोन। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज हों, चाहे आयरन या स्टील इंडस्ट्रीज हों, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली आयरन में और सीमेंट में, ठीक है। तो इसका इतना ही यूज़ है। अगर हम इसको देखें कि इसका कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता है या कहाँ कहाँ पे हमें मिलता है, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात, ये वो रीज़न है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लाइमस्टोन मिलता है। अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा, कर्नाटका का सबसे ज़्यादा, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैविंग देयर पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आप इसको ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं है अभी, क्योंकि इतना ही आपसे एग्जाम में पूछेगा और इतना ही आपको पता होना चाहिए। वो अलग बात है फिर आप कि मेट्रोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हो तो फिर इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप ऑलरेडी, आपके पास में साइंस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें इन सब के बारे में बताया गया है। आप साइंस के अंदर केमिस्ट्री वाला पार्ट जब देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आई हुई है, तो तुम बहुत ज़्यादा जानते होंगे ऑलरेडी इसके बारे में। आगे देखते हैं अपन कि जितने भी मिनरल्स हैं उनका कंजर्वेशन जरूरी है। वी नीड टू कंजर्व ऑल सच मिनरल्स बिकॉज ये लिमिटेड है। ऑलरेडी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये तो आज पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा हम ऑलरेडी कई सारे ऐसे चैप्टर्स साइंस में भी हमने पढ़ा है और इवन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, और इवन 10th में भी एसएसटी के अंदर भी आपने पढ़ा है, ठीक है। जितने भी आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी के अंदर एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसका नाम था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब ये तो सारे एक टाइप ऑफ रिसोर्स ही है ना, तो उसमें भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि आप मिनरल्स को या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे आप बचा सकते हो, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्पेशली इसमें ऐसा कुछ आएगा नहीं कि नया कुछ मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी ये पढ़ी हुई चीज़ है तुम्हारी। चलो एक बार फिर से इसको फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक है कि मिनरल्स बहुत ही बेसिक हमारे लिए डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट होते हैं। मिनरल्स कई टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, ठीक है। कुछ पार्शियली होते हैं, कुछ एग्जॉस्टेबल होते हैं, कुछ नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं। तो अगर हम देखें, लेकिन मैक्सिमम मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में होते हैं, इसलिए अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो उसको हम कभी भी रिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरत है हमें इन सभी मिनरल्स को कंजर्व करने की, इन सभी को हमें सही तरीके से एक सेंसिबल मैनर में यूज़ करने की। अगर हम कौन से ऐसे स्टेप लें जिनके थ्रू आप इन मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, तो वी हैव सम, स्पेशली वी हैव क्लासिफिकेशन हियर, और वी हैव मेंशन्ड हियर द 5 डिफरेंट स्टेप्स बाय विच यू कैन एक्चुअली कंजर्व द मिनरल्स। लाइक फर्स्टली वी हैव mention that whatever we are using and whatever the use of minerals we are having, we must use in a sensible manner so that we can actually, our future generation can also use such minerals. Sustainable development जब अपन पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ते हैं, उसमें यही तो बोलते हैं sustainable development में कि whatever minerals or whatever resources you are using, use them in a sensible manner, ठीक है। एक सही अमाउंट में, एक सही मैनर में उसको यूज करो, जितनी नीड है उतना यूज करो, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट्स फ्रॉम इट। एंड एक और चीज यहां पर है, यूज देम इन अ प्लान्ड वे। लाइक आपके पास में ये जमीन है, ठीक है, और इसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पर कोई मिनरल अवेलेबल है। अब आप क्या कर रहे हो, जब तक यहाँ पर ये मिनरल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, जबकि आपके पास में दूसरे डिपॉजिट्स भी हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूँ, गुजरात है, गुजरात के अलावा आसाम एक रीजन है, यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं ना अपने पास में, हम उनको यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन हम इनको यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो लगभग ये इतनी ही है कि जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें सेंसिबल मैनर में इनको यूज करना चाहिए कि जहां पर एक
एक लिमिट के अंदर ही ये चीज़ बची है तो उसको वहाँ छोड़ दिया जाए। हम ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म करने के बाद ही छोड़ेंगे। तो एक सेंसिबल मैनर में और एक प्लान मैनर में इसको यूज़ करना चाहिए कि कहाँ से कितना हम एक्सट्रैक्ट करें सो दैट वहाँ से पूरे डिपॉजिट्स ख़त्म ना हो। साथ ही साथ वेस्टेज इन अ प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग शुड बी मिनिमाइज्ड, कि जब भी वेस्टेज होती है, जो भी मिनरल्स हमें मिल रहे हैं उनकी वेस्टेज जब होती है प्रोसेस करने के अंदर, चाहे उसको यूजेबल बना रहे हों चाहे एक्सट्रैक्ट कर रहे हों, तो जो भी वेस्टेज है एटलीस्ट हम उसको कम से कम करें सो दैट हम उसको यूज़ कर पाएंगे वापस से और हमारे लिए वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर रहेगा। इवन कई बार ऐसा होता है ना कि अगर वेस्टेज को हम रोक लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारी नीड फुलफिल हो जाती है। ये सेम वैसा ही है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा आ गया तो छोटे मोटे को तो आप देखते ही नहीं हो, गौर ही नहीं करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट भी यही कह रहा है कि हम जो मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी हम मिनिमाइज करें। मिनरल्स के एक्सपोर्ट होने से ऑब्वियसली हमें इनकम का बेनिफिट तो मिल रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, बट ऐसे में नेशन को एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पास में जो भी मिनरल्स अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है। अगर आप उसको एक्सपोर्ट करने और अपनी जो ग्रीड है उसको फुलफिल करने के लिए सारा का सारा एक्सट्रैक्ट कर दोगे, अर्थ से वो सारे विड्रॉल कर लोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा देन यू नीड टू इम्पोर्ट मोर वॉट एवर यू आर एक्सपोर्टिंग। जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे जब हमें ये हमारे पास से डिपॉजिट्स खत्म हो जाएंगे। तो उसको हम मिनिमाइज करें, पैसे को देखते हुए या पैसे की लालच के अंदर हम इस चीज़ को ना करें, ठीक है। और एक जितने भी हमारे पास में मेटल फॉर्म में हैं या मेटालिक जो भी मिनरल्स हैं उसको जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको हम रिसाइकिल कर सकें या उसको वापस से रीयूजेबल बना सकें या जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसको किसी भी तरीके से वापस से रीयूज़ कर सकें, तो ऐसे में अल्टीमेटली हमारे ये जो मिनरल्स हैं उसका एक्सट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। हालांकि जैसे आयरन का तो मैक्सिमम लोग करते ही हैं, बट लिमिटेड है वो चीज़, ठीक है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम उसको कहीं भी फेंक देते हैं, हम उसको मतलब रिसाइकिल करने की प्रोसेस में डालते ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे आप जैसे इमेजिन कीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जब वो ख़राब होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो सिर्फ वेस्ट बन के रह जाता है, जबकि कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे। अगर हमें रोकना है इस तरह का इलेक्ट्रिक वेस्ट तो हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी, एंड हम तभी जा कर के इस तरह के मिनरल्स को, इस तरह के जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो आप खुद भी कर सकते हो। तो अपने जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड करके आप मुझे बताइएगा कि और क्या तरीके हो सकते हैं आपके हिसाब से, सो दैट वी कैन कंजर्व द मिनरल्स। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। देखो, एनर्जी रिसोर्सेज कह दो, ऐसी चीज़ें जिससे आपको एनर्जी मिलती हो, मिनरल्स कह दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारा एक तरीके से वही टॉपिक है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, बट फिर भी एक बार और इसको पढ़ेंगे हम। मैंने ऑलरेडी कल की क्लास में आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो उसमें जितना भी कोर्स रिड्यूस हुआ है उससे उसका कोई भी लिंक नहीं है। रिड्यूस्ड सिलेबस भी पूछा जाएगा एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 में। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हमारे जो लेक्चर हैं स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। स्टेज 2 में इसको और हम डीपली पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन बनते हैं उससे टॉपिक टू टॉपिक हम सारे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा इन सभी लेक्चर्स के लिए, सो दैट हम जो हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो ऑब्वियसली एनर्जी रिसोर्सेज, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा जहाँ पे आपको एनर्जी नहीं चाहिए होगी। जैसे आज मेरी एनर्जी थोड़ी आपको लो लग रही होगी, तो एनर्जी चाहिए होती है थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिंकेज बनाने के लिए। आज जो आप पढ़ रहे हो ये भी किसी ना किसी एनर्जी के कारण है, आपकी बॉडी चल रही है वो भी किसी एनर्जी के कारण है, या अगर आपने एक बार जो एनर्जी मतलब जनरेट कर दी दैट कैन नॉट बी फिनिश्ड, कहीं ना कहीं तो वो खत्म होगी किसी ना किसी वे में। तो मैं फिजिक्स की बात करने लग गया, तो एनर्जी उसमें ही पढ़ा है ना तुमने। तो एनर्जी हमारे यहाँ पे मॉडर्न लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उन सबको चलाने के लिए, इवन आपकी ह्यूमन बॉडी हो उसको चलाने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी आपकी इस मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एनर्जी ना हो तो वी कैन नॉट गेन द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, गॉट इट। तो अब ये डिविजन्स कैसे किया गया है, एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे बांटा गया है। देखो, एक तो ये फ्लो चार्ट में मैंने आपको बता दिया, हालांकि इसके बारे में मैं और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, बट पहले आप ये देखो कि मैंने इस फ्लो चार्ट में आपका डिवीजन करके दे दिया। अगर मैं
ब्रॉडर मैनर में देखूं तो यहां पर 3 ब्रॉडर मैनर में कैटेगरीज बनी हुई है। पहली कैटेगरी में मैंने एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल को रखा, दूसरे में मैंने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को रखा, और तीसरे में कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल को रखा। तो इस तरह से मैंने 16 कैटेगरी यहां पर बनाई है, और इन 16 कैटेगरी के बारे में ही हम बात करते हैं। देखिए पहली कैटेगरी एग्जॉस्ट और एग्जॉस्टेबल नॉन एग्जॉस्टेबल, मतलब ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी एनर्जी जो एग्जॉस्ट होगी कि नहीं होगी, एक तो होने वाली और एक नहीं होने वाली। तो जो होगी वो एग्जॉस्टेबल है, मतलब खत्म हो जाएगी, और ऐसी जो एग्जॉस्ट मतलब कभी भी खत्म ही ना होगी, इस तरह की एनर्जी को हमने डिवाइड किया है इस कैटेगरी में, एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल। थोड़ा डीपली और देखते हैं। जब इसका एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज तो काफी क्लियर हो जाएगी, हालांकि बच्चों वाली चीज है तो तुम मास्टर आदमी हो यार। देखो कोल खत्म होगा, अगर एक बार है उसको जला दो तो खत्म हो जाएगा, दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। पेट्रोलियम है, उसको वापस से आप रिन्यू नहीं कर पाओगे, और नेचुरल गैसेस हैं, मतलब कंज्यूम अगर हो गई एक बार उसने आपने उसको यूज कर लिया तो वो वापस से रिन्यू नहीं की जा सकती, और लिमिटेड है ये, दोबारा से ये चीज नहीं होगी। अचानक से आप सोचो कि मैं लकड़ी को काट करके जमीन में दफना दूं तो या पेट्रोल या कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। नॉन एग्जॉस्टेबल में देखें तो कभी भी जो खत्म नहीं होगी, सोलर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करेगी, सॉरी फ्लो क्या करेगी, यू कैन एक्चुअली एब्जॉर्ब इट। विंड हो गई, टाइडल्स हो गए, जियोथर्मल हो गया, बायोगैस हो गया, ये सारी वो नेचर में मिलने वाली चीजें हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगी, यू कैन यूज देम कॉन्टिन्यूसली। अगर हम यहां पर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल की बात करें, हालांकि ये क्या होते हैं इसको अभी मैं बताऊंगा, चलो पहले बता देता हूं, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। कन्वेंशनल को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये इस टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो हम काफी लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, और ये ऐसे टाइप के होते हैं कि हमें पता तो है कि एनर्जी अवेलेबल है बट उसको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे ये इस टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज को बताता है जो कि हमारे इंडस्ट्रियल एज से ही हम यूज करते आ रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल एज की बात करें तो तुम जानते हो कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले 17th सेंचुरी दे हैव इनिशिएटेड एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग इंडस्ट्रीज, और प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो स्टार्टेड दैट। तो उस टाइम से इंडस्ट्रियल एज से ही हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे तो कन्वेंशनल हो गए, और ये नए एनर्जी रिसोर्सेज जिनको हमने जान तो लिया, पोटेंशियल तो हमें पता चल गई, बट उसको हम उतने मतलब आप पेस पर नहीं लेके जा पाए कि आप इसको मैच कर सको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हमारे लिए मतलब आप कह सकते हो कि कन्वेंशनली हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, जबकि अगर हम देखें तो ये एक्सपेंसिव होती हैं। ऑलरेडी हम जो भी अभी यूज कर रहे हैं, पेट्रोल को देख लो आप, उसके रेट देख लो, लेकिन और इसको देखें तो ये कम एक्सपेंसिव होती हैं कंपेरेटिवली इनके, लेकिन ऑब्वियसली एक बार सेटअप करने में इनको ज़्यादा पैसा लगेगा। सेटअप अगर आपको करना है तो ये ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें अमूमन तौर, मतलब अगर अमूमन देखें अपन तो ये इतना इजीली हम यूज़ नहीं कर पाते, और आम आदमी की पहुंच से थोड़ा सा बाहर होता है, इस कारण से इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है। ये एग्जॉस्टेबल होते हैं और इनको कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट ये रिप्लेसेबल होते हैं, इनको रिन्यू भी हम कर सकते हैं क्योंकि नेचर से मिल रही चीज़ें। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके एग्जाम्पल, इसमें भी है और आगे भी आप देखेंगे। इसके अलावा जितना भी मतलब कई सारी एनर्जी की फॉर्म्स में आप इनको यूज कर सकते हो, और स्पेशली इंडस्ट्रीज में इसका यूज ज्यादा होता है, लेकिन इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट एंड वर्सेटाइल तो बिल्कुल भी नहीं है, और इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से अपने आप को यूज नहीं कर सकते। आप सोचो कहीं पर कोई इंडस्ट्री हमें सेटअप करनी है और आप सोचो कि सोलर एनर्जी से उसको चला लेंगे, तो रात में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, बट सोलर एनर्जी उस टाइम पर तो अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे में इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता इसको काम करना, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। वर्सेटाइल भी है, मतलब अपने हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी मैनर में। जैसे कोई लाइटर है, उसमें आपने गैस डाला और उसको चलाया आपने, तो लाइटर आपसे मतलब आपको हीट दे सकता है। बट यहाँ पर आप सोचो कि ऐसा कुछ हो जाए तो वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, वो तो मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। इसीलिए आज तक हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर या सोर्सेज पर हम ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल हम ज़्यादा ग्रैब नहीं कर पाए। इसके अंदर कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर एनर्जी ऑलरेडी हम बहुत पहले से भी यूज कर रहे हैं, आज भी वैसे ही है। और इसके एग्जांपल में देखेंगे तो सोलर एनर्जी आएगा, विंड आएगा, टाइडल आएगा, जियोथर्मल एनर्जी आएगा और बायो मास आएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा वापस से देखें, यहां पे देखो, तो इसको थोड़ा सा वापस समझते हैं। तो कन्वेंशनल ओल्ड स्टाइल, नॉन कन्वेंशनल न्यू स्टाइल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल, जियोथर्मल
एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बायोगैस, बायोमास। तो ये आपके हो गए कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। थर्ड कैटेगरी के ऊपर अगर अपन इसको डिस्कशन करें तो ऑब्वियसली यहां पे हम कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल फैक्टर्स को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इनकी ग्रेटर इकोनॉमिक वैल्यू होती है कॉमर्शियल, क्योंकि आप इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, खरीद रहे बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जबकि ये चीपर होते हैं। नॉन कॉमर्शियल जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो चीपर होते हैं। ये एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं जब भी इसका यूज होता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो जैसे इमेजिन कीजिए जो भी आपको नेचर से मिल रहा है मैक्सिमम चीज़ों को, जैसे इधर देख लो, थोड़ा सा यहां पे दृष्टि डालेंगे अपने आप कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर एनर्जी, ये क्या है, कॉमर्शियल मैनर में इसका यूज हो रहा है। और इसमें फायरवुड आ गया, चारकोल आ गया, काउडग आ गया, या जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, आप इसको क्या कर लेते हो, इसको जब भी आप इससे एनर्जी ले रहे हो उससे ऑटोमेटिकली, मतलब ये सारी चीजें काफी सस्ती पड़ती है, बट इसको हम यूज कम करते हैं, ठीक है। हालांकि अब आजकल तो काउडग जो है वो, अगर आप काउडग की बात करेंगे तो अमेजोन पे सर्च करें तो ज्यादा महंगा मिल रहा है, इवन बहुत सारी चीजों से महंगा मिल रहा है काउडग। चलो भाई, तो देखो इधर इनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होती है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कम होती है, इंपॉर्टेंस भी कम मानते हैं इसको हम। ये एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। नेचर के अंदर ये लिमिटेड है, जबकि इसके अंदर नेचर का ऐसा लिमिटेशन कुछ नहीं है, काफी सही मात्रा में अवेलेबल है चीजें, बट डिपेंड करता है आप इसको कितना यूज कर पा रहे हैं। अगर इसको आप देखेंगे, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ये रॉ फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब भविष्य में आप कमाएंगे उस चीज के लिए आज जो आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड जिसमें आप जितना पैसा आप लगा रहे हो ना, दैट इज योर कैपिटल। जितना भी पैसा आपने लगाया दैट इज योर कैपिटल, तो उसको कहा हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर ये एग्जांपल्स हैं, और जबकि नॉन कॉमर्शियल के ये एग्जांपल्स हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, they are those resources which may be obtained continuously years after years for the production of electricity। जबकि यहां पे the resources we are actually we have in our mind but we are not using them। उसको हम वापस से मतलब सही मैनर में उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझें इसको कि ये इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम रेगुलराइज नहीं कर पा रहे हैं, या शायद वो करने में कहीं ना कहीं हम पीछे हट रहे हैं। इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने तुम्हें दे दिए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप एक बार ये जो फ्लो चार्ट है इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इतना ही इसको आप एक बार देखेंगे तो मैक्सिमम तो क्वेश्चंस अगर एमसीक्यूज वाले आते हैं तो आप यहां से क्लियर कर सकते हो इस फ्लो चार्ट के थ्रू ही, ठीक है। बाकी हालांकि हम इसको वन बाय वन सारे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बट फिर भी इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रो, ओके। तो ये एनर्जी रिसोर्सेज का एक इंट्रो है, जिसमें हमने बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज को 3 कैटेगरी के हिसाब से डाला है। पहली कैटेगरी है उसके यूज के हिसाब से, आप इसको ऐसे कह सकते हो ना कि इसका लिमिट बोल सकते हो आप इसको, लिमिट। ये हो गया इसका यूज, ठीक है। और ये हो गया इसका कि मॉडर्न फॉर्म में या मॉडर्न टाइम में इसका अवेलेबिलिटी, ठीक है, या मॉडर्न टाइम में इसका यूज। तो लिमिटेड है तो खत्म हो रहा है, वापस से रिन्यू कर सकते हैं। ऐसा पहले यूज करते थे, हमें यूज करना चाहिए। और इसके अलावा यहां पे मॉडर्न टाइम ड्यूरेशन में व्हाट और हाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग सच अवेलेबल रिसोर्सेज, तो उसके हिसाब से इन कैटेगरीज को हमने यहाँ पर डिसाइड किया। इस तरह से हमने एनर्जी रिसोर्सेज को भी बेटा आज कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है मतलब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, जिसमें ऑलरेडी मैंने वही चीज़ें रिपीट की है जो चीज़ तुम पहले से जानते थे। आज तो ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं। हाँ, लाइमस्टोन के बारे में हमने पढ़ा, साथ ही साथ हमने माइका के बारे में भी डिस्कस किया। इनमें से कोई भी टॉपिक जो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, अगर उसमें किसी वीडियो में आपको प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बताओगे। इस वाले वीडियो में अगर कोई ऐसी टॉपिक है आपको जो समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे आप बताओगे। और इसके बाद वाले वीडियोस में अगर आपको कुछ रिफॉर्मेशन चाहिए, कोई दूसरा तरीका चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।